बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़। इससे पहले आप इस कहानी की 39 इकसात सुन चुके हैं और अब किस नंबर 40 मुलाहिजा फरमाएं। ये पिस्तौल और कैराकोव अब तुम्हारे किसी काम की नहीं, सिवाय इसके कि तुम इसे आत्महत्या के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन मैं जानती हूँ तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम बुज़दिल नहीं हो, तुम आखिरी लम्हों तक मुकाबला करोगे। ये तुमने ठीक कहा, मैं आखिरी लम्हों तक मुकाबला करूंगा और जीत आखिरकार मेरी ही होगी। ये कहते हुए मैं इधर उधर देखने लगा। तमाम दीवारें बिल्कुल सपाट थी, कोई ऐसा मामूली सा निशान भी नजर नहीं आ रहा था और मुझे समझने में देर न लगी कि सर्च लाइट के करीब ही किसी जगह वो स्पीकर और कैमरा लगा हुआ था जिससे वो हमारी नकलो हरकत देख रही थी और उसके साथ ही यकीनन कोई माइक भी होगा जिसके जरिए हमारी आवाज उस तक पहुंच रही थी। तुम्हारी तमाम खुशफहमी अब खत्म हो जानी चाहिए मिस्टर नाजी, बेला की आवाज सुनाई दी। इस वक्त तुम ऐसी जगह पर हो जहाँ तुम्हारा भगवान भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मुझे इस बात का अफसोस रहेगा कि नागराज तुम्हारी मौत का तमाशा नहीं देख सकेगा। वो तो तुम्हें अपने तैयार किए हुए इंजेक्शन के जरिए मौत के घाट उतारना चाहता था, मगर वो इस वक्त यहाँ नहीं है। तुम्हारे बारे में ये फैसला मुझे ही करना पड़ा। तुम जैसे बाहिम्मत और हौसलामंद आदमी को बेबसी की मौत मरते देखकर मुझे वाकई ही दुख होगा। और ये लड़की, वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, बहुत सुंदर है लड़की। तुम्हारी बजाय अगर नागराज की नजरों में आ जाती तो इसका जीवन सफल हो जाता। लेकिन मैं इतनी बेवकूफ नहीं कि इस जैसी लड़की को नागराज के करीब फटकने देती। औरत के मामले में मैं नागराज पर भरोसा नहीं कर सकती। ये दुरुस्त है कि नागराज जैसे जहरीले आदमी को हर शब एक औरत की जरूरत पड़ती है, लेकिन मैंने किसी औरत को एक रात से ज्यादा उसके पास टिकने नहीं दिया। और इन जैसी हसीन लड़कियों को देखकर तो नागराज फैल जाता है और उसे काबू करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक बात जहन में रखो बेला, मैंने कहा, मुझे अपने खुदा पर मुकम्मल भरोसा है। वो हमेशा की तरह आज भी मेरी मदद करेगा और तुम्हारा फैसला मेरे ही हाथों होगा। बिलफर्ज अगर तुम मुझसे बच भी गई तो तुम्हारे अपने साथी तुम्हारा जीवन अंत कर देंगे। मेरे साथियों में से किसी को मेरी तरफ मैली आंख से देखने की जरूरत भी नहीं हो सकती। बेला ने कहा, यह तुम्हारी खुशफहमी है। मैंने कहा, तुम्हारे खिलाफ साजिशें शुरू हो चुकी हैं और नागराज के बहुत करीबी चेले भी उसे धोखा देने का मंसूबा बना रहे हैं। ये क्या बकवास है? बेला गुर्राई। नागराज के चेले उसके लिए अपने जीवन की भेंट तो दे सकते हैं, उसके खिलाफ कुछ सोचने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उनमें इतनी जुर्रत ही नहीं कि अब उनमें जुर्रत पैदा हो चुकी है। मैंने उसकी बात काट दी। दौलत में बड़ी कशिश होती है और पंडित बैरू की दौलत उसे तो हर शख्स हासिल करना चाहता है। विशंबर सिंह भी तुम्हारा और नागराज का बहुत बड़ा वफादार था और सुना है कि तुम्हारे तो वो पैरों के तलवे चाटा करता था, मगर दौलत के लालच ने उसके मन में भी बगावत पैदा कर दी। बैरू की दौलत हासिल करने के लिए उसने तुम लोगों को धोखा दिया और अकालगढ़ से अमृत ठाकरे जैसे हरामी शख्स को बुलाकर एक साजिश तैयार की, मगर विशंबर मेरे हाथों मारा गया और ठाकरे को भी हनुमान मंदिर के तहखाने में अपने एक साथी की लाश छोड़कर भागना पड़ा। मुझे मालूम है वो फिर आएगा, लेकिन बहरहाल मैं इस वक्त तुम्हारी बात कर रहा था। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, तुम्हारे खिलाफ इस वक्त जो साजिशें हो रही हैं वो इससे भी ज्यादा खौफनाक है और उस साजिश के पीछे दीवान ओदे सिंह का जहन काम कर रहा है। बकते हो तुम, दीवान ऐसा नहीं कर सकता। बेला चीखी। चीखने से खतरा टल नहीं जाएगा। मैंने कहा, दीवान ओदे सिंह ने जो मंसूबा बनाया है वो बहुत खौफनाक है और उस मकसद के लिए उसने भी ठाकरे की खिदमत हासिल कर ली है। एक तरफ वो ठाकरे के जरिए बैरू की दौलत हासिल करना चाहता है और दूसरी तरफ तुम्हें नागराज की नजरों से गिराना चाहता है ताकि अपनी पसंद की लड़की को नागराज की सेवा में पेश करके अपने दीगर मकासद हासिल कर सके। बकते हो तुम। बेला एक बार फिर चीखी। हमारे खिलाफ साजिश दीवान नहीं तुम कर रहे हो। तुम हमें आपस में लड़ाना चाहते हो। मैं जानती हूँ तुम बहुत चालाक हो, मगर अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। रजनी तुमसे ज्यादा जवान और तुमसे ज्यादा सुंदर है और वो नागराज के पास चंद रोज रह भी चुकी है। मैंने कहा, क्या? बेला की चीखती हुई आवाज सुनाई दी। तुम झूठ बोलते हो। रजनी या दीवान ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, दिल की तसल्ली के लिए ऐसा सोच सकती हो। मैंने कहा, लेकिन तुम्हारे खिलाफ साजिशें तैयार हो चुकी हैं और मेरे हिसाब से कल या परसों इस पर अमल शुरू हो जाना चाहिए। रजनी यहाँ पहुंच जाएगी, वो नागराज को अपनी जवानी और सुंदरता के जाल में जकड़ लेगी और तुम टापती रह जाओगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। बेला की आवाज सुनाई दी। नागराज यहाँ नहीं है, मेरे सिवा कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। रजनी अपने गिनौने मकसद में कामयाब नहीं हो सकेगी। कैसे रोक सकोगी तुम उसे? मैंने कहा, तुम अकेली हो और रजनी के साथ दीवान ओदे सिंह जैसे लोग मौजूद हैं। जवाब में खामोशी रही। मैं बेला के जवाब का इंतजार करता रहा, लेकिन खामोशी तवील होती चली गई। मेरे मुंह से सांस निकल गया। उसने माइक बंद कर दिया था। दफातन हल्की सी सरसराहट की आवाज सुनकर मैं चौंक गया। आवाज ऐसी थी जैसे किसी जगह पानी बह रहा हो और फिर एकदम मैं अपनी साथी की चीख सुनकर उछल पड़ा। मैंने उधर देखा और मुझे भी अपना सांस सीने में रुकता हुआ महसूस होने लगा। कमरे की दाईं तरफ में फर्श की सतह के बराबर तकरीबन 8 इंच गोलाई के एक सुराख से पानी कमरे में आ रहा था। पहले ये सुराख नहीं था और फिर चंद सेकंड बाद ही दूसरे कोने से भी ऐसी ही आवाज सुनाई दी। वहां भी ऐसा ही सुराख बन गया था और पानी बहने लगा था।
फिर देखते ही देखते बाकी दो कोनों में भी ऐसे सुराख नमूदार हुए और उनसे बहता हुआ पानी कमरे के फर्श पर फैलने लगा। 8-8 इंच के पाइप बड़ी तेजी से पानी उगल रहे थे और मैं अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि इस कमरे को भरने में कितनी देर लगेगी। गोया हमारी जिंदगी के चंद घंटे बाकी रह गए थे। कितनी अजियतनाक मौत होगी और मैं इसका तसव्वुर करके ही कांप उठा। मैंने मधु की तरफ देखा, उसकी आंखें खौफ से फटी जा रही थी। वो मेरे साथ लिपट गई। शायद वो समझती थी कि अगर कमरा पानी से भर गया तो मैं उसे डूबने से बचा लूंगा। चंद मिनट के अंदर अंदर ही पानी हमारी पिटलियों तक पहुंच गया। अब ये बात भी मेरी समझ में आ गई कि दीवारों पर काई क्यों जमी हुई थी और यहाँ सीलन क्यों थी। ये राणा पैलेस था, एक राजपूत का महल। हो सकता है राणा शमशेर सिंह का ताल्लुक मादी के किसी शाही खानदान से हो या वो खुद अपने इलाके का राजा हो। ऐसे महलात राजों और महाराजों के लिए ही होते हैं और अपने दुश्मनों को मौत के घाट उतारने के लिए ऐसे महलात में मौत के ऐसे ऐसे जाल बिछाए जाते हैं कि मौत भी धोखा खा जाती है। जब मैंने इस दरवाजे में कदम रखा था तो सोच भी नहीं सकता था कि मौत के कुएं में छलांग लगा रहा हूँ। ये वाकई ही मौत का कुआं था जिसमें बड़ी तेजी से पानी भर रहा था। पानी घुटनों से ऊपर पहुंच चुका था। फर्श पर अब फिसलन भी हो रही थी। मैं मधु का हाथ पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उस चबूतरे के करीब पहुंच गया। हम नीचे उतरे थे, यहाँ सीढ़ी 5 फुट पर थी। मैंने मधु को सहारा देकर ऊपर चढ़ा दिया और फिर मधु ने मुझे भी ऊपर खींच लिया। हम सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर आ गए। अब हम फर्श से तकरीबन 8 फुट ऊपर थे, लेकिन जिस तेजी से पानी भर रहा था उससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि ज्यादा से ज्यादा 2-3 घंटों में पानी यहाँ भी पहुंच जाएगा। मैं ऊपर वाली ढुलान से टेक लगाकर बैठ गया। मधु भी मेरे साथ जुड़कर बैठी हुई थी। उसका जिस्म ओले ओले कांप रहा था और आंखों में बेपनाह खौफ था। मौत का खौफ तो मुझ पर भी तारी था। मौत इस पानी की सूरत में 1-1 इंच करके हमारी तरफ बढ़ रही थी। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि मैं इस वक्त भी मायूस नहीं हुआ था। मैं अल्लाह के गुनाहगार बंदा, मेरी सारी जिंदगी गुनाहों की दलदल में गुजरी थी, लेकिन बारी ताला की जात पर मेरा यकीन हमेशा ही से गैर मुतदल्लल रहा था। मैं कभी मायूस नहीं हुआ था। पहले तकरीबन 4 महीनों से झूठे खुदाओं यानी बुतों की पूजा करने वालों में घिरा हुआ था। जिंदगी में शायद पहली मर्तबा एक नेक मकसद के लिए मैंने इन बुत परस्तों से जंग शुरू की थी। मासूम और बेगुनाह लोगों को जुल्म से निजात दिलाना नेकी का काम था और मैं अकेला होने के बावजूद अब तक ना सिर्फ ये जंग कामयाबी से लड़ रहा था, बल्कि मैंने इंसानियत के दुश्मनों के कदम भी उखाड़ दिए थे और अब तकरीबन आखिरी मरहले पर मैं बुरी तरह फंस गया था। मगर खुदा की जात से नाउमीद नहीं हुआ था। अगर ये काम मेरे ही हाथों अंजाम पाता तो मुझे यकीन था कि यहाँ भी बचाव का कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। पानी सबसे निचली सीढ़ी तक पहुंच चुका था। पहली सीढ़ी से नीचे वो कमरा 10 फुट चौड़ा और 12 फुट लंबा था और 2.5 घंटे के अंदर वो कमरा 5 फुट की बुलंदी तक पानी से भर गया था। इसका मतलब था कि तीसरी सीढ़ी तक पानी आने में 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। हम उस वक्त तीसरी सीढ़ी पर खड़े थे। उससे ऊपर 8 फुट ऊंची ढुलान बनी हुई थी। 60 के जाविये पर वो ढुलान इस कदर चिकनी थी कि उस पर चढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। पानी बड़ी तेजी से भरा जा रहा था। दूसरी सीढ़ी भी डूब रही थी। मैंने मधु की तरफ देखा। खौफ से उसका चेहरा बिल्कुल सफेद हो रहा था। उसने मुझे इस कदर मजबूती से पकड़ रखा था जैसे डर हो कि मैं उसे छोड़कर भाग जाऊंगा। मधु, मैंने कहा, मैं तुम्हें सहारा देता हूँ, तुम ऊपर चली जाओ। और तुम? मधु के होंठों से कपकपाती हुई आवाज निकली। तुम ऊपर पहुंच जाओगी तो मैं भी आ जाऊंगा, मैंने जवाब दिया और ढुलान की पूंछ से टेक लगाकर खड़ा हो गया। दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसा ली। एक पैर मेरे हाथों पर रखो और दूसरा कंधे पर। आसानी से ऊपर पहुंच जाओगी। मेरा कद 6 फुट के करीब था। मेरे ऊपर चढ़कर मधु आसानी से ऊपर दीवार के साथ 3 फुट चौड़े फर्श पर पहुंच सकती थी। मधु ने एक पैर मेरे हाथ पर रख दिया। मेरे कंधों पर दोनों हाथ रखकर अपने आप को ऊपर उठाना ही चाहती थी कि गड़गड़ाहट की हल्की सी आवाज सुनकर रुक गई। मैं चौंक गया। बाईं तरफ देखा तो उस तरफ की दीवार का तकरीबन 8 फुट चौड़ा हिस्सा गड़गड़ाहट की हल्की सी आवाज के साथ शटर की तरह ऊपर की तरफ उठ रहा था। ये दीवार सबसे ऊपर वाली सीढ़ी के बराबर से ऊपर को उठना शुरू हुई थी। मुझे ज्यादा हैरत नहीं हुई थी। यहाँ मैं इतना तो देख चुका था कि अब किसी बात पर हैरत की गुंजाइश ना थी। दीवार ऊपर उठ रही थी और उसकी दूसरी तरफ मोटी मोटी आहिनी सलाखों का जंगला हमारे सामने आ रहा था। सलाखें 6-6 इंच के फासले पर लगी हुई थी और उसके दूसरी तरफ भी पानी था जो इस कमरे में अब तक भर जाने वाली पानी की सतह के बराबर था। वो दीवार तकरीबन 4 फुट ऊपर जाकर रुक गई और दूसरी तरफ का मंदिर देखकर मुझे अपना दिल कनपटियों में धड़कता हुआ महसूस होने लगा। वो कमरा तकरीबन 10 फुट चौड़ा और 8 फुट लंबा था। उसके दूसरी तरफ भी पानी से ऊपर ऐसी ही कुशादा सीढ़ियां बनी हुई थी और उस तरफ का मंदिर देखकर मधु के मुंह से चीख निकल गई। वो खड़े खड़े लड़खड़ा गई। अगर मैं उसे संभाल ना लेता तो यकीनन वो पानी में गिर जाती। आनी जंगले के उस पार कुशादा सीढ़ियों पर 3 मगरमच्छ बैठे हुए थे। उनकी बलूर जैसी चमकती हुई आंखें हमें घूर रही थी और फिर वो तीनों मगरमच्छ शराब शराब पानी की आवाज पैदा करते हुए पानी में उतर गए और तेजी से हमारी तरफ बढ़ने लगे। मधु एक बार फिर चीखती हुई मुझसे लिपट गई। 2 मगरमच्छ जंगले से 3 फुट के फासले पर रुक गए, जबकि तीसरा जंगले से टकरा गया था।
तीसरी सीढ़ी पर भी पानी आ रहा था। पानी अब मेरे टखनों को छूने लगा। मधु जल्दी करो, ऊपर चढ़ जाओ। मैं एक बार फिर ढुलान से टेक लगाकर खड़ा हो गया। मधु मेरे हाथ और कंधे पर पैर रखकर ऊपर वाले चबूतरे पर पहुंच गई। उसने सीने के बल लेटकर एक हाथ नीचे लटका दिया। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उस चिकनी ढुलान पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। 2 मरतबा मेरा पैर फिसला, मगर तीसरी मरतबा ऊपर चढ़ने में कामयाब हो गया। हम दोनों ठीक उस जगह बैठे थे जहां वो दरवाजा था जिससे हम इस मौत के कुएं में दाखिल हुए थे, मगर अब वहां तकरीबन 1 इंच मोटी लोहे की चादर थी। तीनों मगरमच्छ जबड़े खोले पानी में बेचैनी से इधर उधर घूम रहे थे। वो बार बार अपनी दुम्में पानी में मार रहे थे। शराब की आवाजों के साथ छींटे उड़ रहे थे। उनकी बेचैनी से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो भूखे थे। अगर मोटी सलाखों वाला वो जंगला बीच में हायल ना होता तो हमें वो निकल चुके होते। पानी ढुलान पर भी 1 फुट तक आ चुका था। मैं वैसे ज्यादा सी नजरों से कभी मधु को देखता, कभी उन खूनख्वार मगरमच्छों को, और कभी पानी को जिसकी सतह हर लहजे बुलंद होती जा रही थी। और फिर दफादन छत की तरफ से एक नुस्वानी कहका सुनकर मैं चौंक गया और फिर बेला की आवाज सुनाई दी। इन घड़ियालों की बेचैनी देख रहे हो ना जी, ये 3 दिन से भूखे हैं, वो कह रही थी। मगर अब इन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। चंद मिनट बाद ही आईनी जंगला ऊपर उठ जाएगा और उसके साथ ही ये तुम पर झपट पड़ेंगे। काश नागरा यहाँ होता और ये दिलचस्प मंजिर अपनी आंखों से देखता। ओह, यकायक उसकी आवाज गायब हो गई। गालिबन माइक बंद हो गया था। मधु ने मुझे दोनों बाहों की लपेट में ले रखा था और हम दोनों उस आईनी जंगले की तरफ देख रहे थे जो बेला के कहने के मुताबिक किसी वक्त भी ऊपर उठ सकता था और उसके दूसरी तरफ मौत हम पर झपटने के लिए तैयार थी। अब क्या होगा? मधु के थरथराते हुए ऊँटों से ये आवाज बमुश्किल निकल रही थी। अल्लाह पर भरोसा रखो, कोई ना कोई राह निकल ही आएगी। मैंने कहा। अजीब आदमी हो, मधु ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। उसके चेहरे पर बेपनाह खौफ था। मौत ने हमें हर तरफ से घेर रखा है, बचाव का कोई रास्ता नहीं, और तुम अपने अल्लाह। मधु जुमला मुकम्मल ना कर सकी। वो फटी फटी आंखों से दरवाजे वाली जगह पर 1 इंच मोटी उस आईनी प्लेट को देख रही थी जो आवाज पैदा किए बगैर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठ रही थी। देखा तुमने? मैं बेइख्तियार चीख उठा। बंदा दिल की गहराइयों से तौबा करे और दुआ मांगे तो अल्लाह उसे मायूस नहीं करता। आईनी प्लेट आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठ रही थी और तकरीबन 1.5 फुट का खलाब पैदा हो चुका था। हमने उस प्लेट के पूरी तरह ऊपर उठने का इंतजार भी नहीं किया और सीने के बल घिसट कर बाहर निकलने की कोशिश करने लगे और किसी हादसे के बगैर उस दरवाजे से बाहर आ गए। और ठीक उसी वक्त छत के स्पीकर से एक नुस्वानी आवाज सुनाई दी। ये आवाज बेला की नहीं थी। नाजी, मधु, मैं देख रही हूँ कि तुम लोग मौत के इस कुएं से बाहर आ चुके हो। तुम लोग इस हाल में आ जाओ जहाँ शानदार फर्नीचर आरास्ता है। डरने की जरूरत नहीं, कोई तुम्हारा रास्ता नहीं रोकेगा। मेरी आंखों में चमक सी उभर आई। ये आवाज सुमित्रा की थी। मैंने मधु का हाथ पकड़ा और तेजी से उस तंग सी रायदारी में दौड़ने लगा। इस वक्त हम दोनों निहत्ते थे। मेरी कैराकोफ राइफल और मधु का पिस्तौल मौत के उस कुएं में ही गिर गए थे। मैं सोच रहा था कि अगर कोई मुहाफिज हमारे मुकाबिल पर आ गया तो हमें अपना बचाव करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन सुमित्रा का कहना दुरुस्त साबित हुआ और किसी ने हमारा रास्ता नहीं रोका। हम दोनों उस शानदार हाल में पहुंच गए। वहां किसी का नामो निशान तक नजर नहीं आ रहा था। मैं हैरत से इधर उधर देखने लगा कि सुमित्रा कहाँ थी। हम दोनों के पैरों में जोगर थे जिनसे नुचड़ने वाला पानी कीमती कालीन का बेड़ा गर्क कर रहा था। सामने रायदारी में आ जाओ, सुमित्रा की आवाज दीवारों से फूटती हुई महसूस हुई थी। रायदारी के आखिर में दाईं तरफ वाले कमरे का दरवाजा तुम्हें खुला हुआ मिलेगा। उस कमरे के अंदर एक और दरवाजा है, वहां चले आओ। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश ना आई कि साल में भी कई खुफिया कैमरे लगे हुए थे। सुमित्रा हमें देख रही थी। पैलेस में यकीनन जगह जगह ऐसे खुफिया कैमरे लगे हुए थे और बेला ने ठीक ही कहा था कि मरकजी गेट में दाखिल होने के बाद हम एक एक लम्हे को भी उसकी निगाहों से ओझल नहीं हुए थे। सुमित्रा की आवाज हमारी रहनुमाई कर रही थी। हम फर्श पर बिछे हुए कीमती कालीनों का सत्यानाश करते हुए सामने वाली रायदारी में दाखिल हो गए जो खासी तवील थी। उसकी दाईं तरफ आखिरी कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। ये बहुत वसी और शानदार ख्वाबगाह थी। एक तरफ बहुत बड़ी मसहरी थी जिसके ऊपर खूबसूरत पट्टी सी बनी हुई थी। मसहरी के चारों तरफ कैनोपी पर शैफून के सफेद पर्दे लटक रहे थे। सामने एक और दरवाजा था, बल्कि मैं उसे रास्ता कहूंगा। दीवार 2 हिस्सों में तकसीम हो गई जिससे वो 3 फुट चौड़ा रास्ता बन गया। पहले मैं उस रास्ते से अंदर दाखिल हुआ और अंदर का मंदिर देखकर मेरी आंखें हैरत से फैल गई। ये कमरा किसी सैटेलाइट टीवी चैनल का कंट्रोल रूम लगता था। लातादाद टीवी सेट थे जिनमें से सिर्फ 3-4 स्क्रीनें रोशन थी। एक स्क्रीन पर उस कमरे का मंदिर दिखाई दे रहा था जो हमारा मकबरा बनते बनते रह गया था। पानी अब उस ढुलान से सिर्फ 1 फुट नीचे रह गया था और दूसरी स्क्रीन पर उस हाल का मंदिर था जिससे हम गुजर कर आए थे। तीसरी स्क्रीन उस रायदारी का मंदिर पेश कर रही थी और चौथी स्क्रीन बैरूनी गेट का मंदिर दिखा रही थी। एक कुर्सी के सामने दीवार पर एक बहुत बड़ा पैनल बना हुआ था जिस पर मुख्तलिफ रंगों की लातादाद बटन लगे हुए थे। कई डायल थे। उन रंग बिरंगे बटनों की मदद से तमाम कैमरों और पैलेस के खुफिया रास्तों को कंट्रोल किया जा सकता था।
उस कमरे के फर्श पर एक आदमी की लाश पड़ी थी। उसके सीने से बहने वाला खून फर्श पर जम चुका था। उस लाश से जरा हटकर बेला इस तरह बैठी हुई थी कि दोनों टांगे आगे को फैली हुई थी और हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे। उसकी शर्ट फटी हुई थी। सीने, गर्दन और चेहरे पर कुछ खराशें नजर आ रही थी। उसके सामने कुर्सी पर सुमित्रा बैठी हुई थी। उसके हाथ में कलाशनकोफ या इस कबील की ऑटोमेटिक राइफल थी जिसका रुख बेला की तरफ था। काश नागराज यहाँ होता तो ये दिलचस्प मंदिर देखकर बहुत खुश होता, मैंने बेला की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। बेला दांत कुछ कुचा कर रह गई। वो बोली कुछ नहीं। नाराज हो? मैंने फिर कहा। कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ तुम्हारी नाराजगी किस तरह दूर की जा सकती है, लेकिन यहाँ मौका नहीं। अब मैं सुमित्रा की तरफ मुतवज्जो हो गया। मेरा ख्याल है ये पूछने का भी वक्त नहीं कि तुम यहाँ किस तरह पहुंची। बहरहाल अब यहाँ से निकलना चाहिए। गेट वाले मुहाफिज ने मुझे बताया था कि पैलेस के अंदर 2 मुहाफिज और भी हैं, लेकिन मेरा उनसे अभी तक सामना नहीं हो सका, मगर हो सकता है अब तुम्हारा उनसे सामना नहीं होगा। सुमित्रा ने मेरी बात काट दी। क्या मतलब? क्या तुमने उन्हें भी? मैंने जानबूझकर जुमला अधूरा छोड़ दिया, मगर इसी की तरह बेबस हो चुके हैं और पैलेस के किसी कोने में पड़े अपनी किस्मत को कोस रहे होंगे। सुमित्रा ने जवाब दिया। मैं तो तुम्हें बहुत कमजोर सी लड़की समझता था, मगर हैरत है कि तुमने इतना बड़ा काम कर दिखाया। मैं बोला, औरत ख्वाह कितनी कमजोर क्यों ना हो, अपनी अदाओं से बड़े बड़े पहलवानों को चित कर देती है। मैंने भी उन्हें एक अदा दिखाई, सिर्फ एक झलक। सुमित्रा ने कहते हुए सामने से अपनी कमीज की बुश शर्ट इस तरह खोल दी। वो झलक देखकर तो मैं भी उछल पड़ा था। उसने मुस्कुराते हुए कमीज दुरुस्त कर ली। पहले मैंने एक को जेर किया और फिर दूसरे को, सुमित्रा कह रही थी। उस वक्त ये कुतिया शायद अपनी तमाम तर तवज्जो तुम पर मरकूज किए हुए थी, या शायद दूसरे कैमरे बंद कर रखे थे, इसलिए ये मुझे नहीं देख सकी और मैं आसानी से यहाँ पहुंच गई। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, यहाँ फिर एक सुरमा ने मुझ पर हमलावर होने की कोशिश की थी, मगर एक ही गोली ने उसे ठंडा कर दिया और फिर इस कुतिया पर काबू पाने में मुझे खासी मेहनत करना पड़ी थी। अगर मुझे यहाँ पहुंचने में चंद मिनट देर हो जाती तो तुम लोग घड़ियालों की खुराक बन चुके होते। बहरहाल अब क्या करना है इसका। वो खामोश होकर सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखने लगी। नागराज तो यहाँ नहीं है, मैंने कहा। उसका पता मालूम करना बहुत जरूरी है और उसका पता यही बता सकती है, इसलिए इसे साथ ले चलना होगा। तो फिर जल्दी करो। सुमित्रा एक टीवी स्क्रीन की तरफ देखते हुए बोली। पानी अब उस कमरे से बाहर बहना शुरू हो गया है। कुछ ही देर में ये पूरे पैलेस में फैलने लगेगा। मैंने स्क्रीन की तरफ देखा। पानी उस दरवाजे से बाहर निकलकर फर्श पर फैल रहा था। ये पानी कैसे बंद होगा? मैंने बेला की तरफ सवालिया निगाहों से देखा। पानी बंद करने की जरूरत नहीं। बेला से पहले सुमित्रा बोल पड़ी। राणा शमशेर सिंह को जब पता चलेगा कि उसका महल पानी से तबाह हो रहा है तो वो नागराज के शरीर के इतने टुकड़े कर देगा कि गिनती मुश्किल हो जाएगी। तो ठीक है, मैंने कहा और बेला की तरफ घूम गया। उठो श्रीमती जी। बेला की आंखों में खून उतरा हुआ था। अगर उसके हाथ खुले होते तो वो मेरा मुंह नोच लेती। उसने उठने की कोशिश की, मगर हाथ पुश्त पर बंधे होने की वजह से कामयाब ना हो सकी और धड़ाम से नीचे गिर गई। अभी चंद रोज पहले ही तुम जिंदगी के एक नाजुक मरहले से गुजरी हो। मैंने उसे बाजू से पकड़ते हुए कहा, तुम्हें तो बेड रेस्ट करना चाहिए था, मगर तुम मुंह के कदूगड़े लगाती फिर रही हो। बुरी बात है। तुम्हें खुद सोचना चाहिए, ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। चंद रोज आराम कर लेती तो क्या आ रही था। जान है तो जान है, मैं कहीं भागा तो नहीं जा रहा। तुम्हारा वक्त है। बेला का लहजा हैरत अंगेज तौर पर पुरसुकून था। तुम ऐसी बातें कर सकते हो, लेकिन जब मेरी बारी आएगी तो तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी। उम्मीद पर दुनिया कायम है, मैंने कहा और उसे उठाकर खड़ा कर दिया। अब हम सारी रात यहाँ बैठकर बातें तो नहीं कर सकते, किसी और जगह इत्मीनान से बैठकर बातें करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि रास्ते में तुम कोई ऐसी हरकत नहीं करोगी जो तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो। मैं भागने की कोशिश नहीं करूंगी, बेला ने कहा। मैंने मधु की तरफ देखा। उसके चेहरे पर जिंदगी का रंग लौट आया था। आंखों में पहले जैसी चमक दिखाई दे रही थी। मैंने बेला को बाजू से पकड़ रखा था। हम बैरूनी ख्वाबगाह में आकर रायदारी में आ गए। सुमित्रा ने तमाम टीवी सेट खुले छोड़ दिए थे और वो हमारे आगे आगे चल रही थी। राइफल को उसने दोनों हाथों में थाम रखा था ताकि किसी नागहानी सूरत से निपटा जा सके। बड़े हाल से गुजरकर बाहर जाने वाली रायदारी की तरफ मुड़ते हुए मैंने दूसरी तरफ मुड़कर देखा और उसके साथ ही मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। पानी अब उस तंग सी रायदारी में फैल रहा था। पानी की रफ्तार को देखते हुए मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि सुबह होने तक पानी पैलेस के तमाम कमरों में फैल जाएगा और हर चीज को तहस नहस करके रख देगा। और जब राणा शमशेर सिंह अपने पैलेस की हालत देखेगा तो वाकई नागराज की बोटियां नोच लेगा। बाहर आते हुए हमें किसी मुजाहिमत का सामना नहीं करना पड़ा। मुझे बड़ी हैरत हुई। इस पैलेस में वाकई 3 मुहाफिज थे और चौथा बेला का वो साथी था जो उस कमरे में सुमित्रा के हाथों मारा गया था। हैरत इस बात पर भी थी कि इतने बड़े पैलेस में सिर्फ 3 मुहाफिज, लेकिन वो तो बाद में पता चला कि सब लोगों को नागराज के कहने पर वहां से हटा दिया गया था। सिर्फ 3 मुहाफिज रहने दिए गए थे। वो अपने गिर्द ज्यादा हुजूम पसंद नहीं करता था। नागराज 2 दिन वहां रहा, फिर उसे किसी तरह पता चल गया कि मुझे राणा पैलेस में उसकी मौजूदगी का पता चल गया है। वो खामोशी से किसी और जगह मुंतकिल हो गया और बेला को यहाँ छोड़ दिया गया ताकि मैं यहाँ पहुंचूं तो मुझसे निमट लिया जाए। बेला ने बड़े अच्छे अंदाज में मेरा इस्तकबाल किया था। मेरा अंत करने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी।
लेकिन ऐन आखिरी लम्हों में सुमित्रा की मुदाखलत से बाजी पलट गई और बेला हमारी कैदी बन गई। वसीउ अरीज बरामदों से होते हुए हम बाहर आ गए। उजाला शहर नमूदार हो रहा था। हम रात 11 बजे के बाद आए थे और पूरी रात यहाँ मौतो हयात की कशमकश में गुजरी थी। उस खौफनाक रात की सुबह बहुत बली लग रही थी। गेट के करीब से गुजरते हुए मैंने गार्ड रूम में जाकर देखा, वो मुहाफिज पहलू के बल पड़ा था, उसकी आंखें खुली हुई थी। मैंने उसकी तरफ देखकर हाथ हिला दिया और बेला वगैरह के साथ गेट से बाहर आ गया। सड़क सुनसान थी। हम तेज से कदम उठाते हुए दरख्तों के उस झुंड में आ गए जहाँ सुमित्रा की कार खड़ी थी। सुमित्रा ने ड्राइविंग सीट संभाल ली और मैं बेला और मधु के साथ पिछली सीट पर बैठ गया। बेला हम दोनों के बीच में सैंडविच बनकर रह गई। बेला की आंखों पर पट्टी बांध दी गई। सुमित्रा से राइफल भी मैंने ले ली थी। कार दरख्तों के झुंड से निकलकर तेज रफ्तारी से सड़क पर दौड़ने लगी। शहर की तमाम सड़कें अभी सुनसान पड़ी थी। सुमित्रा कार को उन रास्तों पर दौड़ा रही थी जहाँ किसी पुलिस पार्टी से आमना सामने होने का अंदेशा नहीं था। यूं भी इस वक्त मौसम में खासी सर्दी थी। पुलिस वाले भी सड़क पर गश्त करने की बजाय कई कोनों खदरों में डूब के बैठे होंगे। 40 मिनट में हम बंगले में पहुंच गए। बेला की आंखों से पट्टी कमरे में आने के बाद ही खोली गई। मैंने पुश्त पर बंधे उसके हाथ भी खोल दिए। अगर तुम शराफत का सबूत दो तो यहाँ आजादी से घूम फिर सकती हो, लेकिन अगर तुमने कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो मजबूरन मुझे तुम्हारे हाथ पैर बांधने होंगे। वैसे इस वक्त तुम आराम करो, बातें थोड़ी देर बाद होंगी चाय के साथ। मैंने बेला की तरफ देखते हुए कहा, बहुत जालिम हो तुम। बेला बिस्तर पर बैठते हुए बोली, तुम्हें आज पता चला? मैं मुस्कुरा दिया। नहीं, पता तो मुझे उस दिन ही चल गया था जब थर के सहरा में उस तपती हुई चट्टान पर तुमने पहली बार। यादाश्त बहुत तेज है तुम्हारी। मैंने उसकी बात काट दी। ठीक है, तुम यहाँ बैठो, हम थोड़ी देर बाद तुमसे बात करेंगे। रत्ना भी हमारी आवाजें सुनकर जाग चुकी थी और सुमित्रा और मधु के साथ हाल कमरे में बैठी हुई थी। और फिर वो चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। मधु चाय तैयार होने से पहले इस सोफे पर नीम दराज होकर सो गई। सुमित्रा और मैं भी रात भर जागे थे। सुमित्रा की आंखें सुर्ख थी और मेरी आंखों में भी शदीद जलन हो रही थी। तुम वहां कैसे पहुंच गई थी? मैंने सुमित्रा की तरफ देखते हुए पूछा। तुमने कहा था कि 2-2.5 घंटे तक वापस आ जाओगे। सुमित्रा ने कहा। 2-2.5 घंटों तक तो मैं मुतमईन रही, लेकिन जैसे जैसे देर होती गई मेरी परेशानी भी बढ़ती गई और आखिरकार 3 बजे के करीब मैंने पैलेस में दाखिल होने का फैसला कर लिया। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, बाहर वाला मुहाफिज गार्ड रूम में बंधा हुआ था। पैलेस की एक रायदारी में एक मुहाफिज से सामना हो गया। उसने मुझे राइफल की जद पर ले लिया। इस मौके पर मैंने वही अरबा इस्तेमाल किया जो मुझे करना चाहिए था। मर्द कैसा भी हो, औरत के सामने डह जाता है। वो मुहाफिज भी कुछ ऐसा ही निकला। वो मुझे कमरे में ले गया। वो खुश था कि रात ऐश करते हुए गुजरेगी, मगर 2 ही झटकों में मैंने उसका झटका कर दिया और उसे बांधकर कमरे से बाहर आ गई। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम लोग कहाँ हो। इस किस्म के महल बड़े पुरअसरार होते हैं, किसी को तलाश कर लेना आसान नहीं होता। मैं अगरचे बहुत मोहतात अंदाज में घूम रही थी, मगर एक और मुहाफिज के हत्थे चढ़ गई। वो भी अपनी जिम्मेदारी भूलकर मुझ पर अपना फर्ज समझने लगा, लेकिन उसका भी वही हशर हुआ जो पहले हो चुका था। मैंने उसकी राइफल पर भी कब्जा कर लिया और एक बार फिर तुम लोगों की तलाश शुरू कर दी। इस मर्तबा किसी और मुहाफिज से सामना नहीं हुआ। तकरीबन आधे घंटे बाद मैं उस कमरे तक पहुंच गई जहां बेला मौजूद थी। एक टीवी स्क्रीन पर तुम लोगों को देखकर मैं बदहवास हो गई। बेला पैनल के सामने कुर्सी पर बैठी मुख्तलिफ बटनों को दबा रही थी। इसी दौरान कमरे में मौजूद दूसरे आदमी ने मुझे देख लिया। वो चीखता हुआ मेरी तरफ बढ़ा, मगर मैंने गोली चला दी और वहीं वो ढेर हो गया। बेला कुर्सी से उठकर मेरी तरफ लपकी। इसने राइफल की परवाह किए बगैर मुझ पर छलांग लगा दी। राइफल मेरे हाथ से गिर गई। वो हरामजादी लड़ने में बड़ी तेज है, लेकिन मैंने भी ऐसी पटखारियां दी कि याद करेगी। और फिर मैंने उसे राइफल की जद पर लेकर दरवाजा खुलवा दिया जिससे तुम लोग बाहर आ सके। मधु हलकान हो रही थी। मैंने कहा, खौफजदा तो मैं भी था, मगर मुझे अपने रब पर भरोसा था। मुझे यकीन था कि वह मुझ गुनाहगार की दुआ जरूर सुनेगा। और फिर उसने तुम्हें हमारी मदद के लिए भेज दिया। अब इसका क्या करना है? सुमित्रा ने पूछा। पहले तो इसे नागराज के ठिकाने का पता पूछा जाएगा और उसके बाद सोचा जाएगा कि इसका क्या करना है, मैंने जवाब दिया। उसी वक्त रत्ना चाय बनाकर ले आई। उसने तमाम कप मेज पर रख दिए। एक कप उसे दे आओ, वो तुम्हारे साथ वाले कमरे में है, मैंने रत्ना से कहा। वो एक कप उठाकर बेला वाले कमरे की तरफ चली गई और फिर किसी ख्याल के तहत मैं भी उठकर उसके पीछे चल दिया। रत्ना मुझसे पहले कमरे में दाखिल हो चुकी थी। मैं बाहर रुक गया। ओह, बेला की आवाज मेरी समाज से टकराई। तो तुम भी उसके साथ हो? शुरू दिन से, रत्ना ने जवाब दिया। उस रात जब तुम प्रेम नूर्स रेस्टोरेंट में दाजी को धमकियां देकर गई थी, मैं उस वक्त भी उसके साथ ही थी। उसमें ऐसी क्या बात है कि शहर की तमाम लड़कियां उस पर जा मरी हैं? ये बेला की आवाज थी। उससे पहली मुलाकात तो तुम्हारी हुई थी, रत्ना ने जवाब दिया। तुम हमसे ज्यादा जानती हो कि उसमें ऐसी क्या बात है। बेला के मजीद कुछ कहने से पहले ही मैं कमरे में दाखिल हो गया। बेला बेड की पूंछ से टेक लगाए बैठी थी। चाय का कप उसके हाथ में था। तो तुम्हें इस बात पर हैरत है कि शहर की लड़कियां मुझ पर क्यों मरी जा रही हैं? मैंने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। उसकी वजह यह नहीं कि मैं बहुत हसीन हूँ। इस शहर में मुझसे भी ज्यादा जवान और खूबरू मर्द मौजूद है, लेकिन तुम्हारे सवाल का असल जवाब यह है कि ये तमाम लड़कियां जो मेरे लिए अपनी जान तक देने को तैयार हैं,
तुम्हारे अपनों की सताई हुई हैं। ये उन लोगों से अपनी बर्बादी का बदला लेना चाहती हैं। और वो सुमित्रा जिससे तुम्हारे दो दो हाथ हो चुके हैं, जानती हो कौन है? मुझे किसी के बारे में जानने की जरूरत नहीं, बेला ने चाय का घूंट भरते हुए कहा। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम लोग एक न एक रोज हमारे काबू में आओगे और फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। सब कुछ तो खत्म हो चुका है, मैंने कहा। नागराज के तमाम गुर्गे एक एक करके खत्म हो चुके हैं। अमरीश पंडित और तुम रह गई जो। नागराज के दिन अब पूरे हो चुके हैं। वैसे तुम्हें ये जानने में जरूर दिलचस्पी होगी कि ये कौन सी जगह है। चलो तुम बता ही दो, बेला ने कहा। ये बंगला पंडित बैरू का है, जिसकी इस वक्त तुम सब लोगों को तलाश है। क्या? बेला उछल पड़ी। चाय छलक गई। उसने कप साइड टेबल पर रख दिया। बकवास करते हो तुम, अभी थोड़ी देर में तुम्हें इसका यकीन आ जाएगा, मैंने कहा। बैरू तुमसे खार खाए बैठा है। वो समझता है कि इसकी बर्बादी की जिम्मेदार तुम और सिर्फ तुम हो, और मेरा ख्याल उसका कहना गलत भी नहीं है। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला, तुम्हें याद होगा कि कई साल पहले जब तुम माउंट आबू आई थी तो कुछ खतरनाक किस्म के लोग तुम्हारे पीछे लगे हुए थे और तुम जिंदगी बचाने के लिए भागी फिर रही थी। उस वक्त पंडित बैरू ही काम आया था। उसने तुम्हें पनाह दी थी। तुम तकरीबन 1 साल उसके पास रही और फिर तुम नागराज की तरफ चली गई। बैरू को इस बात का अफसोस ना होता, उसे तो दुख इस बात का हुआ था कि तुमने नागराज को उसके कुछ राज भी बता दिए थे, जिससे बैरू को बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। उसके बाद भी वो तुम्हारी वजह से नागराज के हाथों मुसलसल नुकसान उठाता रहा। मैं तुम्हें यहाँ तो ले आया हूँ, मगर मुझे अंदेशा है कि वो तुम्हें देखते ही जान से मार देने की कोशिश करेगा। बेला का चेहरा धुआं हो रहा था। पहले शायद वो मेरी बात को मजाक समझी थी, लेकिन बाद की बातें सुनकर उसे यकीन हो गया था कि मैं गलत नहीं कह रहा। तुम्हारे लिए बचाव का एक रास्ता है, मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। अगर तुम नागराज का ठिकाना बता दो तो मैं वादा करता हूँ कि बैरू को तुम्हारे करीब भी फटकने नहीं दूंगा। तुम जानती हो बैरू नागराज को इस वक्त अपना दुश्मन नंबर 1 समझता है। उसने ना सिर्फ अचाल ज्वाल मंदिर को आग लगा दी, बल्कि बैरू को भी जिंदा जलाने की कोशिश की थी। वो अभी नागराज से छुपता फिर रहा है। अगर तुम नागराज का ठिकाना बता दो तो बैरू की समस्या भी हल हो जाएगी, मेरा काम भी बन जाएगा और तुम भी ऐशो आराम की जिंदगी गुजारोगी। बेला खामोशी से मेरी बातें सुनती रही। उसके चेहरे के तासरात हर लम्हा बदल रहे थे। मैं उसके चेहरे पर नजरें जमाए बैठा था और फिर मैं एक झटके से उठकर खड़ा हो गया।